हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? 2, 14, 70, 210। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान से इस सीरीज को देखने पर हमको क्या पता चलता है, बिल्कुल ध्यान से हमें ये पता चलता है कि 2 से 14 हो रहा है और 14 से 70 हो रहा है। जब मैंने 2 से 14 देखा और 14 से 70 देखा तो मुझे दिख रहा है, सिंपल सी बात, मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मैं 2 का क्या कर दूं, 2 का अगर मैं 7 गुना कर दूं तो 14 आ जाएगा। आप लोग एग्री हैं कि नहीं? बिल्कुल एग्री। मैं गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। जैसे 70 से सीधे 210 हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या इसमें ऐड नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा, है ना। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है। और जब मैं 2 और 14 को देखा तो मैं सोचा कि भाई 2 जो होगा, अगर 2 से 14 कैसे हो सकता है, अगर 2 में मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मैंने पुनः देखा 14 से 70 कैसे हो सकता है। तो अगर 14 में मैं सिंपली अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 70 हो जाएगा। एग्री है कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 70 से कैसे 210 हो सकता है। अगर पुनः मैं क्या कर दूं, 70 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 210 आ जाएगा। ओके, अब अगली बार 210 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका पता चल जाए संख्या। तो ध्यान से आप देखेंगे तो पहली बार तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया था, है ना। उसके बाद मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया था, यानी 2 कम का मल्टीप्लाई किया था, और पुनः 5 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे -2 किया था, कम किया था, -2 5 में कम करके अगली बार 3 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ अगली बार क्या होगा, 3 में से भी -2 होगा और जो संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई होगा 210 में, तो 1 आएगी। जब 3 में से 1 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। यानी हम 210 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी देख सकते थे कि पहली बार जब मैं 7 का मल्टीप्लाई किया और दूसरी बार मैंने 2 कम 5 का मल्टीप्लाई किया और तीसरी बार मैंने 2 कम 3 का मल्टीप्लाई किया, तो अगली बार मैं क्या करूंगा? 2 कम 3 में से 2 कम 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। और जब 210 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 210 ही आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो 210 आएगा। और 210 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए संख्या युग्म की संख्याओं के समान संबंध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि जिस प्रकार से 9 और 49 संबंधित हैं, जिस प्रकार से संख्या युग्म 9 और 49 संबंधित है, उसी तरह हमको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी दो संख्याओं का युग्म 9 और 49 के जैसा संबंधित है। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ना कि 9 और 49 कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, यानी कैसे संबंधित हैं। हमें लॉजिक मिल जाएगा कि 9 49 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से हम ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि किस ऑप्शन में सेम लॉजिक लग रहा है ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखिए 9 और 49 को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिख रहा है भाई 9 भी क्या है, एक आपका किसी संख्या का स्क्वायर है, और 49 भी क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है। एग्री है कि नहीं? बिल्कुल एग्री है। देखिए अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। और 3 क्या होती है? तो आपका 3 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या है, स्क्वायर है 3 का। और 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर है। और 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। एग्री है कि नहीं? ठीक है, 3 के बाद क्या है? 3 9 क्या है? 3 का स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है ना। और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इतना क्लियर है कि ऐसा हम पेयर निकालेंगे, ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें दोनों संख्याएं किसी न किसी अभाज्य संख्या के स्क्वायर हों। ठीक है, तो ऑप्शन ये मैंने जब चेक किया तो भाई 4 है, ये तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन 78 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, है ना। बी मैंने चेक किया तो 64 किसका है? 8 का स्क्वायर है।
और 8 का स्क्वायर एक क्या है आपका सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, है ना। सी को मैंने जब चेक किया तो ये 9 तो 3 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जो 16 है ना ये 4 का स्क्वायर है, एक सम संख्या का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। सी भी एलिमिनेट हो गया, तो केवल ऑप्शन एक ही बचा डी, और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे, 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है कि नहीं। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है, और 17 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ भी देख लीजिए 3 और 7 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर 9 और 49 है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा एक शब्द विषम है। यानी अगर एक विषम होगा तो 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन ए में दिया है L12, बी में दिया है U21, सी में दिया है P16 और डी में क्या दिया है R20, है ना। अब ध्यान से चारों ऑप्शन को देखने पर पता चलता है, क्या मुझे पता चला, ऑप्शन ए को मैंने देखा तो मुझे दिखा भाई L दिया है, क्या दिया है L, और L दिया है, और L की अगर मैं बात करूं L का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 12 होता है ना, ठीक है, और इसी 12 को यहां लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं U की बात करूं तो U का भी प्लेस वैल्यू 21 होता है, और इसी 21 को यहां लिखा गया है, यानी ठीक है। और P का अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 16 होता है, और इसी 16 को यहां लिखा गया है। ऑप्शन डी की बात करूं तो R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है ना, लेकिन यहां क्या लिखा है, 20 लिखा है, ठीक है, यहां 18 नहीं लिखा है। तो ऑप्शन ए और बी और सी में हो क्या रहा है कि जो पहला अक्षर दिया गया है उसी के प्लेस वैल्यू को अक्षर के बाद में लिखा गया है ना। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी में तो आर का प्लेस वैल्यू 18 है लेकिन 20 दिया है, इसलिए हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि टाटा को पापा लिखा जाता है तो टाक को क्या लिखा जाएगा। आसान सा प्रश्न है, पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे रेलवे, एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर टाटा को पापा लिखे होंगे उसी लॉजिक से हम लोग लिख लेंगे, टाक को क्या लिखेंगे उसी लॉजिक से लिख लेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि भाई टाटा को पापा कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर टाटा है ना, तो टाटा के जो अक्षर हैं इसके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके क्या किया गया होगा, पापा को लिखा गया होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन टाटा को और गौर से देखेंगे तो टाटा का दूसरा शब्द और चौथा शब्द पापा में भी समान है। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल एग्री है। यानी दो शब्द तो क्या रह रहे हैं, दो अक्षर तो क्या रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। तो हम इतना बोल सकते हैं कि नहीं, टाक का जो दो अक्षर होगा ए और के, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जब इसको कोड करेंगे तो, है ना, ए और के। तो अब हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में तीसरा और चौथा ए के है। तो ऑप्शन ए में है, ठीक है, सी में नहीं है तो सी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और डी में भी नहीं है तो डी एलिमिनेट हो गया। एग्री है कि नहीं। कई दफा ऐसा होता, मैं क्यों दो अक्षरों को देखा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता कि तीन ऑप्शन में तीसरे और चौथे के नहीं होते हैं, है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता तो हमें और ज्यादा करने की कुछ पड़ती नहीं, हम सॉल्व करके निकल जाते हैं। अब तो दो ऑप्शन में हम फंस गए, तो कोई बात नहीं भाई, लिख लेते हैं। समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे करना है। TA टाटा को कैसे लिखा है, इसने पापा लिखा है, ओके, कोई बात नहीं। तीसरा और चौथा तो सेम रह रहा है ना, सेम आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है यहां भी और यहां भी। अब देखिए टी से पी को लिख रहा है, तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, और P का 16 होता है। अगर T के प्लेस वैल्यू में से मैं अगर -4 कर दूं, यानी मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि T से T अक्षर से मैं बैक पीछे 4 अक्षर आऊं तो कौन सा पड़ेगा, B पड़ेगा, है ना। उसी तरह यहां T से P हो रहा है तो यहां पे भी -4 हुआ होगा, तभी तो T से P होगा। एग्री है कि नहीं, तभी तो भाई होगा ना, है ना। तो यहां भी -4 करेंगे, T के प्लेस वैल्यू में से -4 किया जाएगा तो P आ जाएगा। यानी कुछ नहीं हो रहा है, पहले और तीसरे जो अक्षर हैं उनके प्लेस वैल्यू में -4 करके कोड किया गया है।
तो सिंपल सी बात है। अब देखिए एग्जाम में आप कैसे करेंगे, मैं तो समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप ऐसे इसको, इसमें ये लॉजिक लग रहा है। अब एग्जाम में करना होता तो आपको क्लियर था कि -4 हो रहा है पहले और चौथे अक्षर, पहले और तीसरे अक्षर में, और दूसरा और चौथा कांस्टेंट रह रहा है, तो दूसरे और चौथे अक्षर को हम देख करके एलिमिनेट किया था। अब पहले और तीसरे अक्षर में क्या करते हैं, -4 कर लेते हैं, ठीक है। तो टी का प्लेस वैल्यू 16 और 16 में से टी का प्लेस वैल्यू माफी चाहते हैं 20, और 20 में से जब -4 करेंगे तो क्या आएगा, आपका पी आएगा, है ना। तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। ये तो सेम रहेगा, उतार लेते हैं। पुनः एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। 12 में से 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का प्लेस वैल्यू एच होता है, और के तो सेम उतर जाएगा। यानी टाक को PAHK के रूप में कोड किया जाएगा, और PAHK किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। 4 शब्द दिए गए हैं, पदार्थ, परमाणु, अणु और प्रोटॉन। इन चारों शब्दों को हमको एक सार्थक क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उनके 1 से 2 बार उनको ध्यान से पढ़िए। जब आप 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा रफ कि ये किस संबंध में ये सारे शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया भाई कि प्रोटॉन है, परमाणु है, अणु है, पदार्थ है, यानी ये कणों की बात कर रहा है ना। पदार्थ बड़ा कण हो गया, परमाणु छोटा, प्रोटॉन उससे भी छोटा, अणु परमाणु से छोटा, है ना। तो क्लियर हमको हो गया। तो अगर मैं चारों की अगर मैं बात करूं, पदार्थ, परमाणु, अणु, प्रोटॉन, तो सबसे छोटा इनमें से क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो मैं 4 नंबर को रख लेता हूं। कोई एग्री, कोई दिक्कत तो नहीं, एग्री, प्रोटॉन सबसे छोटा होगा, है ना। और प्रोटॉन के बाद क्या होता है, सबसे छोटा परमाणु होता है, यानी 2 नंबर आ गया परमाणु, ठीक है। और परमाणु के बाद सबसे छोटा क्या आता है, तो अणु आता है 3 नंबर, और अणु के बाद पदार्थ आता है 1 नंबर। यानी 4 और 2 यानी 42-31 के रूप में इसका सार्थक क्रम होगा, और 42-31 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको करने का एक सिंपल फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला वो पता नहीं है, सिंपल फार्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप आसानी से सवाल नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे। और अगर वो फार्मूला कंसेप्ट पता है कि कैसे करते हैं, तो सिंपली आप इसको 2 सेकंड में करके निकल जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ही याद कर लीजिए, है ना। जब भी आपसे किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय दे, जैसे यहाँ पर दिया है दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा हो, तो वास्तविक समय पूछे कि भाई रियल टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में, तो रियल टाइम का फॉर्मूला होता है, रियल टाइम निकालने के लिए हम लोग 11:60 में से हम लोग प्रतिबिंब समय को माइनस कर देते हैं, प्रतिबिंब समय को माइनस कर देते हैं, है ना। तो हमारा रियल टाइम चला आएगा। माइनस करिए, 60 में से 55 जाएगा, कितना आ जाएगा 05 मिनट, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 10, यानी 10:05 हो रहा होगा वास्तविक समय, और 10:05 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कई दफा क्या होता है कि आपको रियल टाइम दे देगा, वास्तविक समय दे देगा, और दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा तो भी यही फार्मूला होता है। आपको दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो कुछ भी नहीं करना है, हमको 11:60 में से माइनस कर देना है जो भी हमको टाइम दिया गया हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आसान सा सवाल है, एसएससी पूछती है। एसएससी की एक खासियत है, मैं खासियत बता रहा हूँ। रीजनिंग का जो सवाल एसएससी का होता है ना, बहुत आसान होता है, चाहे सीजीएल में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, चाहे एमटीएस में हो, चाहे स्टेनो में हो, चाहे सीपीओ में, आसान रीजनिंग पूछी जाती है ना। और टियर 1 में तो खास करके आसान ही पूछा जाता है। एसएससी इस टाइप का एक प्रश्न पूछती है, और सिंपल सा देखिए सवाल क्या बोल रहा है ना, जो ये प्रिज्म शब्द दिया गया है ना, इसके केवल अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा 4 ऑप्शन में का शब्द नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में
ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो प्रिज्म में है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखा पी है, यहां भी पी है, यहां भी पी है, यू यहां भी है, यहां भी है, बन सकता है एम, एम यहां भी है, एम यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी, यानी ये तो पी यू एम आर, यानी ऑप्शन ए का शब्द बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पी यू एम आर जो अक्षर हैं वो प्रिज्म में हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। आर, आर है क्या प्रिज्म में? बिल्कुल है। ई है क्या? है, लेकिन प्रिज्म में केवल एक ही ई है, यहां पर दो ई है। यू है क्या? बिल्कुल है। तो भाई जब प्रिज्म में एक ही ई है तो यहां पर हम दो ई कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको प्रिज्म के ही अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जाता है। और याद रखिएगा कि अक्षर रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी जितनी बार प्रिज्म में दिया गया होगा उतनी ही बार हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार ई दिया है तो एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बी ऑप्शन में दो बार ई का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी के शब्द को हम नहीं बना सकते हैं। और नहीं बनाने की बात की थी तो सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह कैमरा लेंस से संबंधित है उसी तरह फ्लैश क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द होगा हमको बताना है। आसान सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं? जो भी रेशियो के दो शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो के दो शब्द क्या हैं? कैमरा और लेंस है। तो हम देखते हैं कि रेशियो के जो दो शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड होते हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या लॉजिक होता है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग फ्लैश और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से जब मैंने कैमरा और लेंस को देखा तो सिंपली हमको पता चल गया कि भाई जो कैमरा होता है ना, जैसे मोबाइल हो गया तो मोबाइल का ही ले लीजिए जो कैमरा, एक तो रियल वाला कैमरा होता है जैसे डीएसएलआर वगैरह कैमरा हो गया, सोनी का कैमरा हो गया, है ना, प्रॉपर उसका काम ही होता है फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना, है ना। तो उसमें लेंस होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। उसी तरह जो मोबाइल फोन होता है उसका जो कैमरा होता है ना, उसमें भी लेंस होता है। यानी कैमरा में क्या होता है? तो कैमरा में क्या होता है? तो लेंस होता है। एग्री कि नहीं? एग्री। कैमरा में क्या होता है? तो लेंस होता है। उसी तरह फ्लैश में क्या होता है? तो फ्लैश में प्रकाश होता है? नहीं। शटर होता है? नहीं। रात होता है? नहीं। देखिए प्रकाश तो होता है फ्लैश में, लेकिन जो लेंस होता है ना, लेंस जो होता है ये क्या है? ये लेंस क्या है? इसको हम छू सकते हैं, यानी जो कैमरा के अंदर होता है, यानी इसको बोल सकते हैं कि कैमरा का एक हार्डवेयर होता है, लेकिन हम लोग प्रकाश को नहीं छू सकते हैं। फ्लैश से भी प्रकाश निकलता है, लेकिन फ्लैश के अंदर क्या होता है? बल्ब होता है। यानी सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मैं बल्ब क्यों बोल रहा हूं थोड़ा सा समझिए, कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी। जैसे जो लाइट होता है ना, लाइट, उसको फ्लैश भी बोला जाता है। जो उसका आगे का पोर्शन होता है ना उसको फ्लैश बोलते हैं ना। तो उसके अंदर क्या होता है? एक बल्ब होता है, तभी तो जलता है ना, तभी तो फ्लैश जलता है ना। तो प्रकाश तो उससे निकलता ही है, लेकिन प्रकाश क्या है? उसका हार्डवेयर मटेरियल फ्लैश का नहीं होता है, जिस तरह लेंस है कैमरा का। इसलिए हमारा ऑप्शन बी ना होकर के ए होगा, बल्ब होता है फ्लैश के अंदर। यानी जिस प्रकार से कैमरा के अंदर लेंस होता है उसी तरह फ्लैश के अंदर बल्ब होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया है राज्य है, जिला है, कॉलोनी है। तीन शब्द दिए गए हैं। इन तीन शब्दों से एक हमें डायग्राम बनाना है जो इन तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। जैसे राज्य दिया है, जिला है, कॉलोनी है। ध्यान से इन तीनों शब्दों को पढ़ने पर पता चलता है कि भाई राज्य है, जिला है। अगर मैं आपसे सिंपली आप लोगों से पूछूं भाई एक बात बताइए कि राज्य और जिला में कोई संबंध है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, जो जिला होता है ना वो राज्य के अंदर आता है कि नहीं? एग्री कि नहीं? बिल्कुल एग्री होंगे, है ना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए बनारस जिले से हैं, जौनपुर जिले से हैं, देवरिया जिले से हैं, ठीक है, मऊ जिले से हैं। तो क्या है वो जिला कहाँ पर पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, है ना। तो राज्य के अंदर जिला आता है। एग्री। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जिला और कॉलोनी में कोई संबंध है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, जो कॉलोनी होता है ना, ये जिले के अंदर आता है। एग्री कि नहीं? बिल्कुल एग्री। अब देखिए कॉलोनी राज्य के अंदर भी आता है, कॉलोनी राज्य के अंदर भी आता है, लेकिन जिले के अंदर कॉलोनी भी आता है। बात समझ पा रहे होंगे कि नहीं?
राज्य के अंदर भी कॉलोनी आता है, क्योंकि भाई जब राज्य के अंदर जिला आता है तो जिले के अंदर जब कॉलोनी आता है तो ऑलरेडी राज्य के अंदर कॉलोनी आएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से ओवरऑल एक डायग्राम इसका बनेगा। सबसे पहले तो मेरा क्या हो गया, ये राज्य हो गया, ठीक है। और इस राज्य के अंदर मैं किसको डाल देता हूं, तो जिला को डाल देता हूं, ठीक है। और जिले के अंदर मैं किसको डालता हूं, तो कॉलोनी। के से मैं कॉलोनी कर लेता हूं और जी से जिला कर लेता हूं, ठीक है। जी से एक क्या हो गया, जिला, और राज्य, यानी राज्य के अंदर आपका जिला वाला आ गया सर्कल और जिले के अंदर कॉलोनी, यानी इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में फतिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यह एक फिक्स टाइप का प्रश्न है और इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न के पैटर्न को ही आप लोग याद रखिएगा, है ना, कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी लड़की का किसी पंक्ति में प्रारंभ से कोई स्थान दिया हो और अंतिम से उसका स्थान दिया हो और पूछा जाए कि उस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो सिंपल क्या होता है, जैसे यहां पर पूछा है कि पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल बराबर क्या होता है, एक सिरे से उसका स्थान 15 था और दूसरे सिरे से उसका स्थान 9वां था। दोनों को ऐड करिए और -1 करिए, तो 15 9 कितना हो गया, 24 हो गया, और -1 कर देंगे तो 23। यानी कि पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी हैं, 23 है, और 23 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखिएगा। ऐसे आपसे बोल सकता है कि किसी पंक्ति में या किसी लाइन में किसी बच्चे का या किसी लड़की का स्थान दिया रहेगा प्रारंभ से, है ना, प्रारंभ से कोई स्थान होगा और लास्ट से उसका कोई स्थान दिया गया होगा, है ना, और पूछेगा कि टोटल नंबर उस पंक्ति में या लाइन में कितने लड़के या लड़कियां हैं, तो कुछ नहीं करना है, प्रारंभ से और लास्ट से स्थान को ऐड करना है और -1 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने लड़के या लड़कियां हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समीकरण में किन दो स्थानों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए आसान तो ये प्रश्न है, लेकिन मैं इसको टफ मानता हूं। क्यों मानता हूं मैं बताऊंगा। एसएससी पूछती है इस तरह का प्रश्न। देखिए बोल रहा है ना कि एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में इसको सॉल्व करेंगे तो सही नहीं है ना। तब सही होगा जब ऑप्शन 4 जो दिया गया है ABCD, इसमें से किसी ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में जो 2 अक्षर दिए, 2 आपके संख्याएं दी गई हैं, उनको आपस में बदलने पर, परस्पर जब बदल देंगे ना इस इक्वेशन में, जैसे हम 3 और 6 को बदल दें या 2 6 को बदलने पर या 6 10 को बदलने पर, तब जा करके ये समीकरण संतुलित होगा। तो हमको यही बताना है कि कौन सा किस ऑप्शन के 2 संख्याओं को बदलना पड़ेगा। तो अब तो ट्रिकी है भाई, ये तो सिंपल सा सवाल है कि भाई हम ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन ए चेक कर लें कि ऑप्शन ए चेक कर लें, ऑप्शन ए की 2 संख्याओं को परस्पर बदल के देख लें कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन ए से हो रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं तो बी को चेक कर ले, नहीं तो सी को चेक कर ले, नहीं तो डी को चेक कर ले सबको, जिससे सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। यही तो आप भी सोच रहे होंगे, यही तो कई लोग बताते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए कुछ समय के लिए भाई, इसमें टाइम लग जाएगा ना। सपोज करिए कि आपका ऑप्शन ए आपने चेक किया और ऑप्शन ए चेक किया और ऑप्शन ए चेक करने पर समीकरण संतुलित नहीं हुआ, तो 15 सेकंड तो आपका चला गया ना। बी चेक किया नहीं हुआ, सी चेक किया नहीं हुआ, सी चेक किया हुआ तो भी तो आपका 45 सेकंड निकल चुका है ना, और ये 45 सेकंड लायक तो सवाल है नहीं। तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, भगवान ने इतना दिमाग दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। मैं ये बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोलता हूं कि इक्वल टू के बाद जो संख्या है एक पूर्ण संख्या है ना, इंटीजर है ना। 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, दशमलव में तो कोई संख्या है नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन जहां दिया है ना, जैसे 10 है ना, तो 10 को 6 से कटना चाहिए। यानी 10 के बगल में जो भी संख्या रहेगी, यहाँ 6 है तो 6 से इसको कटना चाहिए, लेकिन 10 तो कटेगा नहीं। अगर 6 से नहीं कटेगा तो पूरा समीकरण का मान दशमलव में आ जाएगा। यहाँ तो बराबर में इंटीजर पूर्णांक दिया है। यानी इतना तो क्लियर है भाई कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हम रखे 6 के स्थान पे या 10 के स्थान पे, यानी डिवीजन दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाए। सिंपल सी बात है। तो भाई इतना तो क्लियर है
कि हमको 6 को क्या करना है। अगर मैं 6 को क्या कर दूं, ध्यान से समझिएगा, 6 को मैं अगर इंटरचेंज कर दूं ऑप्शन ए से 3 6 से, तो यहां 3 आ जाएगा 6 के पास, तो भी तो 10 3 से नहीं कटेगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। यानी मैं देख रहा हूं भाई कि अगर मैं क्या कर दूं कि ऑप्शन ए को भी देखूं, ऑप्शन अभी मत देखिए, यानी अगर मैं 6 और 3 को भी इंटरचेंज करूंगा तो नहीं होगा। तो मेरे पास सिंपल एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं 6 और 2 को इंटरचेंज कर दूं, ध्यान से समझिए, 6 और 2 को, तो 6 के स्थान पे 2 आ जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा। लेकिन 2 से जब 10 कटेगा ना, 2 से 10 कटेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। 2 से 5 बार में कट जाएगा, ये 35 हो जाएगी, और यहाँ 10 दिया है, तो हम 2 और 6 को भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। यानी कि 3 6 तो गया, 2 6 भी चला गया, अब 6 10 है। भाई 6 10 को भी इंटरचेंज आप करोगे तो कैसे कट पाएगा, नहीं कटेगा ना। तो ऑप्शन एक ही बचा, डी नंबर हमारा ऑप्शन बच गया। 3 और 7 को इंटरचेंज कर देंगे तो कट जाएगा। कैसे करके देख लेते हैं, देखिए 7 की जगह मैं 3 कर लेता हूं। 3 गुणे 10 भाग्य कितना 6 प्लस 7 माइनस 2 बराबर 10। ये कितना हो गया 10। और देखिए यहां पे डिवीजन है, तो अगर मैं क्या कर दूं, 2 से 2 3 6 2 5 10, 5 हो गया। यहां 3 से 3 भी कट जाएगा, 5 बचा यहां पे, और ये 7 बचा और माइनस 2 बचा, तो 7 5 12 और 12 में से 2 जाएगा तो 10। यानी आ गया कि नहीं, ऑप्शन डी से क्या हो रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। सर्कल, ब्लैक सर्कल वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। सिंपल सा पूछ रहा है, डाइस का प्रश्न है। डाइस से एक प्रश्न पूछा जाता है और आसान सा चैप्टर है। 2-4 बातें डाइस में होती हैं जिनको अगर आप लोग याद रखेंगे, है ना, तो सवाल आसानी से कर जाएंगे। सिंपल पूछ रहा है कि आपको 4 डाइस दिया गया है और डाइस पर हर फलक पर अलग अलग क्या दिया गया है, तो निशान दिए गए हैं। तो हमसे पूछ रहा है ना कि जो ब्लैक सर्कल है इसके विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, हमसे सिंपल पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे ऑप्शन ए को मैंने देखा तो भाई इसमें भी ब्लैक सर्कल है ना। तो ब्लैक सर्कल के बगल में क्या है, एक ब्लैक त्रिभुज है, और उसके बगल में क्या है, तो खाली एक सर्कल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, जो ये खाली वाला सर्कल है और ये जो ब्लैक त्रिभुज है, कभी भी ब्लैक वाले सर्कल के विपरीत नहीं आएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट फलक पे है ना, सन्निकट फलक पे है, तो विपरीत तो आएगा नहीं। यानी कि ओ जो आपका सर्कल है खाली स्थान वाला, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए कभी नहीं आ सकता है ब्लैक सर्कल विपरीत में, और त्रिभुज, ब्लैक त्रिभुज भी नहीं आ सकता है ना। तो एक तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन मैंने पुनः सी जब देखा तो यहां भी ब्लैक सर्कल था, यहां भी ब्लैक सर्कल के बगल में क्या था, तो आपका खाली वाला सर्कल, और यहां पे क्या है, तो एक चतुर्भुज है। तो भाई खाली वाला चतुर्भुज भी नहीं होगा इसके विपरीत, बी भी एलिमिनेट हो गया। पुनः मैंने जब ऑप्शन डी पुनः मैंने चौथे डाइस को देखा तो यहां भी ब्लैक सर्कल था और इसके एडजेसेंट में स्टार ब्लैक था, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन एक ही बचा, सी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, किसी 2 डाइस को पकड़ते और 2 डाइस को पकड़ करके एक कॉमन देखते, कौन सा फलक पे कोई कॉमन है, वहां से क्लॉकवाइज घूम करके सबका विपरीत निकाल देते, तो आपको ब्लैक का पता चल जाता। लेकिन ये तरीका फास्ट है, इसको जल्दी आप इससे कर सकते हैं, है ना। मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको डाइस कई दिया है ना, तो इससे आपको आइडिया लग जा रहा है कि भाई 3 डाइस में ब्लैक सर्कल दिया है, तो उसका एडजेसेंट वाला तो इसके विपरीत होगा नहीं, तो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी ही केवल ऐसा होगा जो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।